एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। आज हम बात करने जा रहे हैं थैलेसीमिया की, जो एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है और 8 मई को जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है। इस पर जो है विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे। क्या इलाज किया जा रहा है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं, किस तरह के अवेयरनेस जो है वो समाज में दी जा रही है। इस वक्त जो है मेरे साथ डॉक्टर संजीव डिगरा जी हैं। आइए इन्हीं से सीधी बात करते हैं और जाने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। थैंक यू सो मच। सर, जिस तरह से थैलेसीमिया की बात करें, आज डे ऑब्जर्व कर रहे हैं, आखिर थैलेसीमिया डिसीज़ है क्या? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि 8 मई जो हर साल हम वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के नाम के तौर पे इसको ऑब्ज़र्व करते हैं, और आज के दिन हमारी जो पेरेंट एसोसिएशन है, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, वो विभिन्न जगहों पे आज बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं लोगों को अवेयरनेस देने के लिए रिगार्डिंग थैलेसीमिया और इसकी प्रिवेंशन। अब रही बात थैलेसीमिया क्या है, तो थैलेसीमिया बेसिकली एक, जैसे आपने बोला, जेनेटिक डिसऑर्डर है और ये ब्लड का डिसऑर्डर है। और इसमें होता क्या है कि जो हमारे ब्लड में आरबीसीज हैं, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, उसमें हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन के अंदर जो चेन्स होती हैं, एक अल्फ़ा चेन होती हैं, बीटा चेन्स होती हैं। अगर वो चेन्स प्रॉपर ना बने, कम बने या बिल्कुल ना बने, तो उसकी वजह से थैलेसीमिया रोग हो जाता है। वो होता ही है कि उसकी वजह से जो आरबीसीज हैं वो अपनी पूरी लाइफ स्पैन नहीं कर पाते पूरा, और जल्दी जल्दी वो उनका ब्रेकडाउन होने लगता है, और उसकी वजह से पेशेंट को हमेशा अनीमिया रहता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि भाई कौन सी चेन इन्वॉल्व है, तो हम कहते हैं कि ये अगर अल्फ़ा चेन इन्वॉल्व है तो हम कहेंगे अल्फ़ा थैलेसीमिया, बीटा चेन इन्वॉल्व है तो हम कहेंगे बीटा थैलेसीमिया। तो आज हम बात करेंगे बीटा थैलेसीमिया, क्योंकि बीटा थैलेसीमिया हमारे इस रीजन में काफ़ी कॉमन है, और हमारे पास अपने जो थैलेसीमिया डे केयर सेंटर जो जम्मू में है, यहाँ पे हमारे पास कुछ 350 पेशेंट्स हैं थैलेसीमिया के जो हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं। और अभी तक जो है यही जो सेंटर था, ये इकलौता सेंटर था पूरे जे.एंड.के स्टेट में। बट अब रिसेंटली दिसंबर में एक सेंटर नया खोला गया रजौरी मेडिकल कॉलेज में, और श्रीनगर में भी अब कुछ थैलेसीमिया पेशेंट्स जो हैं, हालांकि वहाँ बहुत कम हैं, पर वहाँ उनको भी अब थैलेसीमिया जो है केयर दी जा रही है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने भी इशारा किया कि कश्मीर में जो है पेशेंट्स की संख्या कम है, इसकी वजह क्या है कि जम्मू में जो है पेशेंट की संख्या ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कश्मीर? देखिए, जैसे मैंने पहले बोला, आपने भी बताया कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो जेनेटिक डिजीज़ेज़ ऐसी ही होती हैं, ये किसी एक ख़ास कम्युनिटी में या किसी एक ख़ास रीजन में ये वहाँ जो है सर्कुलेट करती है, वहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है। कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे अगर जेनेटिक पूल में ऐसी म्यूटेशंस नहीं हैं तो उनमें ये डिज़ीज़ जो है कम होगी। सिम्टम्स और प्रिवेंशन की बात करें, क्या कदम उठाने की आवश्यकता है, कैसे पता चलता है? सिम्टम्स एंड साइंस एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो उसके बेसिस पे क्या है कि थैलेसीमिया को आप 3 ग्रुप में बांट सकते हैं। थैलेसीमिया जो बीटा थैलेसीमिया, थैलेसीमिया मेजर, थैलेसीमिया इंटरमीडिया और थैलेसीमिया माइनर। तो जो सबसे सीवियर फॉर्म है वो है थैलेसीमिया मेजर। तो थैलेसीमिया मेजर जो है वो बेसिकली आमतौर पे पेशेंट जो है 6 महीने के आसपास वो अपना उसके लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। लक्षण होते हैं खून की कमी, टाइम के साथ फिर थोड़ी तिल्ली बढ़ जाती है, जिगर बढ़ना शुरू हो जाता है, और एनीमिया की वजह से बच्चे को फीडिंग डिफ़िकल्टीज़, वो सब चीज़ें प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। अगर उस बच्चे को प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं किया जाए तो उसके साथ थैलेसीमिया के जो बाकी के लक्षण हैं, जैसे चेहरे पे जो चेंजेस आते हैं इन बच्चों को, और ग्रोथ प्रॉब्लम, और बाद में आगे जाके एनीमिया की कॉम्प्लिकेशंस, आयरन डिपोजिशन की कॉम्प्लिकेशंस, वो सब इन बच्चों में आनी शुरू हो जाती हैं। पर जो थैलेसीमिया मेजर है उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट है। अगर हम उनको ट्रांसफ्यूजन ना दें तो उनका सर्वाइव करना नामुमकिन है। दूसरी एंटिटी है थैलेसीमिया इंटरमीडिया। थैलेसीमिया इंटरमीडिया जो है वो आमतौर पे ये पेशेंट 2 साल के आसपास प्रेजेंट करते हैं, तब इनको हल्की फुल्की खून की कमी होनी शुरू हो जाती है। बट आमतौर पे ये पेशेंट जो होते हैं ये ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट नहीं होते हैं, इसलिए हम इनको नॉन ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसीमिया भी कहते हैं। और ये विदाउट ट्रांसफ्यूजन भी अपना हीमोग्लोबिन 7.5 से लेकर 10 के बीच में मेंटेन कर लेते हैं। तीसरी एंटिटी जो है वो है थैलेसीमिया माइनर। थैलेसीमिया माइनर जो सबसे माइल्ड किस्म की प्रॉब्लम कह लीजिए, और ये जो थैलेसीमिया माइनर, इनको हम कैरियर भी कहते हैं। ये जो थैलेसीमिया माइनर है, ये इसको खुद को तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, खुद इनको हल्की सी खून की कमी रह सकती है, माइल्ड एनीमिया, बट उससे इनके
दिनचर्या पे कोई असर नहीं, इनको कोई साइन सिम्टम्स नहीं होता है, और इसलिए जनरल पॉपुलेशन में आप सिर्फ देख के नहीं कह सकते कि ये थैलेसीमिया माइनर है, उसके लिए टेस्ट करना ज़रूरी है। पर थैलेसीमिया माइनर के साथ सिर्फ एक ही दिक्कत है कि एक थैलेसीमिया माइनर की अगर दूसरे थैलेसीमिया माइनर से ही शादी हो जाती है तो उनके जो आने वाले बच्चे हैं तो हर प्रेगनेंसी के टाइम पे उसमें 25% चांस रहते हैं कि उस बच्चे को थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से कई टेक्निक्स, कई टेक्नोलॉजी हमारे पास हैं, अगर बाय बर्थ जो है इस तरह के केसेस आ रहे हैं तो कोई ऐसी वैक्सीनेशन नहीं है या कुछ ऐसा पता नहीं लगाया जा सकता कि इसको जो है इस तरह का डिसऑर्डर हो सकता है और बाय बर्थ ही जो है इसको कंट्रोल कर लिया जाए? बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आजकल इस तरह के हमारे पास बहुत सारी मोडेलिटीज़ हैं जिससे कि हम एंटीनेटल डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो आपने बहुत अच्छा ये सवाल उठाया, ये बेसिकली रिलेटेड है प्रिवेंशन से। तो मैं बात करना चाहूँगा कि प्रिवेंशन की क्या हमारी स्ट्रेटजीज़ रहती हैं। तो उसका नंबर 1 जो स्ट्रेटजी है वो होती है कि हम कैरियर स्क्रीनिंग करें, यानी कि हम कैरियर्स का पता लगाएं। स्पेशली ज़रूरी है प्री मैरिटल, शादी से पहले। जैसे हम शादी से पहले दोनों की जन्म पत्रियों का मिलाप करते हैं, तो ऐसे अगर वो दोनों अपना टेस्ट करा लें और देख लें कि वो कहीं कैरियर तो नहीं है थैलेसीमिया के, और अगर दोनों कैरियर पाए जाते हैं तो अच्छा तो ये होगा कि वो शादी ना करें। पर अगर वो फिर भी शादी करना चाहते हैं तो उसके बाद भी हमारे पास तरीके हैं कि हम थैलेसीमिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। उसको हम कहते हैं कि बाद में हम एंटीनेटल डायग्नोसिस करवा सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें पता चलता है कि शादी से पहले दोनों कैरियर और वो शादी कर लेते हैं, या शादी के बाद हमें पता चलता है कि वो दोनों कैरियर हैं, तो हम उनको एडवाइस करते हैं एंटीनेटल डायग्नोसिस के लिए। एंटीनेटल डायग्नोसिस के लिए क्या है कि 14 हफ्ते के आसपास जो है एक टेस्ट किया जाता है माँ के गर्भ से, जो वहाँ बच्चा पल रहा होता है वहाँ से हम एमनियोटिक फ्लूइड ले लेते हैं या कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग कर लेते हैं, और उससे हमें उसकी जांच करके हमें पता चल जाता है कि जो ये माँ के गर्भ में जो इस समय फीटस है ये कहीं थैलेसीमिया से ग्रसित तो नहीं है। और अगर वो थैलेसीमिया से ग्रसित है तो हम पेरेंट्स को फिर काउंसल कर सकते हैं और वो डिसाइड कर सकते हैं कि भाई आगे हमने बच्चे को इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना है या इसको यहीं टर्मिनेट करना है। इसके अलावा जेनेटिक काउंसलिंग ज़रूरी है। लोगों को जिस भी कपल को हमें पता चले कि भाई इनको दोनों कैरियर हैं, उनको अपने जेनेटिक काउंसलिंग के लिए भी जाना चाहिए। तीसरी चीज़ है कि अगर ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं तो हम एटलीस्ट ये कर सकते हैं कि जो एंटीनेटल मदर्स हैं जब वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अपने चेकअप के लिए आती हैं तो उस समय हम उनको स्क्रीन करें कैरियर के लिए। उसके लिए 2 सिंपल टेस्ट हैं। एक पहले CBC है, कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं, उससे भी हमें अंदाज़ा हो जाता है कि क्या इसको ये क्या थैलेसीमिया माइनर हो सकती है। और अगर हमें शक लगे तो हम HbA2 लेवल्स करा के देख लें, और HbA2 लेवल अगर 4% से ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि हाँ जी ये थैलेसीमिया माइनर है। और इस कंडीशन में फिर हम उनके हस्बैंड का भी टेस्ट कराते हैं, और अगर वो भी कैरियर निकल आए तो फिर वही सेम एंटीनेटल डायग्नोसिस उनको एडवाइस करना है हमने, और जेनेटिक काउंसलिंग करनी है। और सबसे बड़ी जो रोल है इसमें वो है अवेयरनेस। जैसे आज ये आप प्रोग्राम कर रहे हैं, आपके माध्यम से हम लोगों में ये अवेयरनेस दे सकें। और वही बात जो मैं कह रहा था कि आज के दिन इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जगह जगह बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं। दिल्ली में भी आज इंडिया गेट पे बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, पूरे इंडिया गेट को रेड कर दिया जाएगा आज रात को। तो अवेयरनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने इशारा किया कि जो प्रेगनेंसी के दौरान जो पेरेंट्स हैं अगर वो कदम उठाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं जो है ड्रॉप करना चाहिए, बच्चे को जो है अबॉर्ट करना चाहिए, तो क्या सेकंड प्रेगनेंसी केस में भी, सेकंड जब अटेम्प्ट करते हैं, कि उसमें भी चांसेस हैं कि जो न्यू बॉर्न होगा बेबी या जो सेकंड प्रेगनेंसी होगी उसमें भी इस तरह का केस आ सकता है? देखिए बिल्कुल, हर प्रेगनेंसी में 25% चांस रहेगा कि बच्चा थैलेसीमिया मेजर हो सकता है, पर 75% चांस है कि वो बच्चा नॉर्मल भी हो सकता है। यानी कि उसमें से 25% तो बिल्कुल नॉर्मल होगा और 50% चांस होते हैं कैरियर होने के। पर कैरियर होगा तो उससे कोई बच्चे को तो नुकसान नहीं ना, हम सेफली उसको जन्म दे सकते हैं। तो इसलिए हर प्रेगनेंसी में मान के चलना है कि रिस्क है, और इसलिए हर प्रेगनेंसी के टाइम पे एंटीनेटल डायग्नोसिस करवा लेना है। और हमारे यहाँ सेंटर में आजकल ये फैसिलिटी अवेलेबल है, और अभी पिछले 1.5-2 साल से ये फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल हुई है। इस दौरान हम लोगों ने कोई 15 ऐसे हमने एंटीनेटल मदर्स का हमने जांच की है। हमने उन मदर्स में स्पेशली जांच की है जो मदर जिनके ऑलरेडी घर में एक बच्चा थैलेसीमिक था। इसके अलावा भी हम एंटीनेटल मदर्स को यहाँ स्क्रीन कर रहे हैं फॉर
थैलेसीमिया कैरियर स्टेटस, और जहाँ भी हमें उनका कोई कैरियर मिलती है हम उसके हस्बैंड का भी टेस्ट कराते हैं। और ऐसे भी हमने कोई 4 कपल हैं जिनको हमने टेस्ट किया, और पूरे जो हमने टेस्ट किए इसमें से कोई 5 ऐसे हमें केसेस मिले जिसमें कि बच्चे को डिटेक्ट हुआ कि उसको थैलेसीमिया से वो ग्रसित था। तो वहाँ हमने उनको काउंसिल किया। पेरेंट्स को हम बताते हैं कि भाई आपके बच्चे को थैलेसीमिया मेजर हो सकता है और थैलेसीमिया मेजर की क्या क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद हम डिसीजन उन पे ही छोड़ते हैं कि अगर वो फिर भी बच्चे को जन्म देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, एज की पर्टिकुलर बात करें, जो थैलेसीमिया से ग्रस्त है कितनी एज जो है वो जी सकता है? देखिए, अगर अच्छे से मैनेज हो, टाइम से ब्लड लें, अपना हीमोग्लोबिन 10 ग्राम से ऊपर रखें, रेगुलर फॉलोअप कराएं, आयरन चिलेशन ड्रग्स जो हैं, क्योंकि इनके शरीर में आयरन इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो उसको बाहर निकालने के लिए दवाई खानी पड़ती है। तो वो दवाई अगर टाइम पे लें अपने डॉक्टर की सलाह के मुताबिक, तो ये बच्चे नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है इनकी इस कंडीशन में। प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ पे ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आयरन की पर्टिकुलर आपने इशारा किया, तो आयरन की संख्या जब ज़्यादा हो जाती है तो उससे क्या बाकी ऑर्गन्स जो हैं वो भी इफेक्टेड हो जाते हैं या किसी तरह की और इन्फेक्शन होने का भी खतरा रहता है? डेफिनेटली, देखिए आयरन जब बॉडी में डिपॉजिट होने लगती है, क्योंकि इनको बार बार खून चढ़ाना पड़ता है, तो एक तो उससे आयरन, दूसरा अगर ये बच्चे एनीमिक रहें तो बॉडी ऐसे ही बहुत ज़्यादा आयरन एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है। तो दोनों ही वजह से इनके शरीर में आयरन इकट्ठा होता रहता है। उस आयरन को अगर हम ना निकालें तो वो आयरन लिवर में इकट्ठा हो जाएगा, हार्ट में इकट्ठा हो जाएगा, किडनी में, हर जगह एंडोक्राइनल ग्लैंड्स में इकट्ठा होता है और उन ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। तो उसकी वजह से इनको हार्ट फेल हो सकता है, लिवर डैमेज हो सकता है, लिवर फेल हो सकता है। उसकी वजह से एंडोक्राइनल जब इन्वॉल्वमेंट होती है, डायबिटीज़ हो सकती है, प्यूबर्टी नहीं आती इनको फिर प्रॉपर, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो सब चीज़ें जो हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए आयरन चिलेशन बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए टाइम टू टाइम रेगुलर फॉलोअप, अपना आयरन स्टेटस को मॉनिटर करना, ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, जो बोन मैरो है उसका क्या स्टेटस है? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की बात अगर हम करें तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन डेफिनेटली एक डेफिनेट क्योर है इसका, पर वो उसकी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन अगर किसी का करना है तो फिर वो जल्दी होना चाहिए, कम उम्र में होना चाहिए, क्योंकि एक उम्र के बाद वो लिवर की वो कंडीशन नहीं रहती, आयरन अंदर इतना इकट्ठा हो गया होता है या और कुछ बॉडी में ऐसे चेंजेस आ गए होते हैं कि जिसकी वजह से फिर हम ट्रांसप्लांट जो है उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एक दिक्कत तो ये है। दूसरी बात ये है कि डोनर का मिलना। तो डोनर इतने आमतौर पे कहा जाता है कि जी हाँ, भाई बहनों में डोनर मिलने की सबसे ज़्यादा संभावना है क्योंकि उनका HLA मैच होने की ज़्यादा संभावना है, पर भाई बहनों में भी सिर्फ 25% चांस है कि उनका HLA मैच करेगा, और जनरल पॉपुलेशन में तो मैच डोनर मिलना और भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हालांकि अब इस तरह की रजिस्ट्रीज़ हमारे इंडिया, हमारी कंट्री में भी अब रजिस्ट्रीज़ हैं, और उसमें जो लोग जो वॉलंटियर डोनर्स हैं वो अपने आप को रजिस्टर करा रहे हैं, और अब धीरे धीरे वो संख्या बढ़ती जा रही है। तो उसकी वजह से आने वाले टाइम में जनरल पॉपुलेशन में भी अपने लिए मैच डोनर ढूंढना पेशेंट्स के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, हालांकि अभी थोड़ा मुश्किल है। डॉक्टर साहब, आखिर में आप हमारे व्यूअर्स को क्या एडवाइस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं पहला तो ये मैसेज देना चाहता हूँ हर उस परिवार को जिनके परिवार में कोई एक थैलेसीमिक है, कि वो अपने बच्चे का प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं, हीमोग्लोबिन 10 ग्राम से ऊपर रखें, रेगुलर फॉलोअप कराएं, आयरन चिलेशन दवाइयाँ जो हैं वो टाइम पे दें, और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जैसे आपने बात की कि अच्छा है कि अगर हो सकता है ऐसा कोई उनको मिल जाता है अपने घर में मैच डोनर, और आज की डेट में क्योंकि कुछ NGOs हैं, कोल इंडिया है, वो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं मैरो के, तो ठीक है, दे कैन गो फॉर इट। पर अगर नहीं हो पाता है तो वो मायूस ना हो, ये ना सोचें कि भाई अब हमारे लाइफ में इसके अलावा और कुछ रहा नहीं। कन्वेंशनल थेरेपी जो हम अभी मैंने जो बात की, इस इलाज से भी वो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। हमारे पास कितने सारे पेशेंट्स हैं जो अब अपनी एडल्टहुड में हैं और कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई डेंटल सर्जन है, कितने हमारे यहाँ इंजीनियर हैं, कुछ बच्चे हमारे MBA कर रहे हैं, कुछ कर चुके हैं, कुछ अपनी फैमिली बिजनेस में उनको हेल्प कर रहे हैं। तो ये नॉर्मल प्रोडक्टिव लाइफ जी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये समाज पे कोई बोझ बन जाते हैं, ऐसी बात नहीं है।
ये समाज को पे बैक भी करते हैं। सिर्फ ये है कि हमें इनकी केयर अच्छे से करनी है। दूसरा जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ, वो लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप बढ़ चढ़ के रक्तदान करिए। इन बच्चों के लिए रक्त ही जीवन है, तो कृपया करके आप बढ़ चढ़ के रक्तदान करें ताकि हम इन बच्चों को प्रॉपर केयर दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया और जिस तरह से आज जो है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। सोसाइटी की बात करें, डॉक्टर्स की बात करें, एनजीओस की बात करें, हर किसी का अपना अपना रोल है और हर कोई जो है अपना अपना रोल प्ले कर रहा है। हम भी जो है अपील करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने भी इशारा किया कि हमें ब्लड डोनेट करना है, क्योंकि ब्लड जो है इन पेशेंट्स को रिक्वायर होता है। और हम सबसे अपील करेंगे, हर कॉर्नर से अपील करेंगे कि आप रेगुलरली जो है ब्लड डोनेट करें और एक प्रीशियस लाइफ को बचाने में जो है अपना योगदान दें। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।